दैट्स हाउ ही एंडेड अप। और यूं 1856 के अंदर सियालकोट प्रेस्बिटरी की बुनियाद रखी जाती है, और यूं यहां से आगे फिर काम जो है वो शुरू होता है। मैं डॉक्टर सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कि एक अदारे के सरबराह हैं और एज ए वाइस प्रिंसिपल आप खिदमत कर रहे हैं गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी में। बहुत सारे नए लोग जो हैं अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल हैं गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी के डॉक्टर सलीम यूनुस साहब, और रेवरेंड डॉक्टर एरिक सरवर साहब जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर सलीम साहब, आप हमें ज़रा थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो पंजाब में जो खिदमात हैं उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर लोग जानना चाहेंगे गुजरात थियोलॉजिकल की जो खिदमत है थियोलॉजिकल सेमिनरी की, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा आप बताइएगा कि पंजाब में रहते हुए इन अदारों ने, जिनमें हॉस्पिटल्स भी हैं, गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी है, इनकी खिदमात के हवाले से ज़रा हमें आप बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो चूंकि हम बात बार बार कर रहे हैं मिशन के हवाले से, जी जी। तो मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन तरीका जो मिशन का था, दैट वाज टू प्रैक्टिकली सर्व द नेशंस जहां भी लोग चाहें। और इस सिलसिले में आप सब जानते हैं कि फिर हॉस्पिटल और दूसरे इंस्टीट्यूशन जिनमें फिर सेमिनरीज आ गई, स्कूल्स आ गए, ये। और मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं खुद मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, और मैंने देखा है कि किस तरह से वहां पे जो द स्पिरिट ऑफ सर्विस जो थी, या दूसरों को सर्व करने की जो रूह थी, दैट वाज द की, कि हम लोगों को ये लेसन दे कि वी आर हियर टू सर्व। और इस हवाले से मैं जनरली बताना चाहता हूं कि मैंने हॉस्पिटल्स या दूसरे इदारों के बारे में जब मुताला किया, तो एक चीज जो थी वो बड़ी वाज़ेह थी कि मोस्टली द हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वर क्लर्जीमैन। हम्म। वो पासवान थे जिन्होंने एजुकेशन का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया और इस तरह की खिदमत का आगाज किया। और अगर वो पासवान थे, तो आप इस बात को जहन में रखें कि दे सर्व द पीपल आर नेशंस विद पैस्टोरल हार्ट। पासवानी दिल के साथ उन्होंने इन इदारों में खिदमत की थी, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर तालीमी इदारे हो। इसके साथ साथ चूंकि आपने बात की है गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की, तो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी अगर 1877 में कायम होता है ये इदारा, तो आप सोच ले कि पाकिस्तान की उम्र इसके मुकाबले में आधी बनती है। या। मुझे आज भी याद है कि मैं 2003 में या 4 में गालबन मैं इंडिया गया था। और वहां पे गया था मैं बांग्लादेश, ढाका कॉन्फ्रेंस पे। तो उस वक्त मैंने 2002 से 3 से मैंने पढ़ाना सेमिनरी में शुरू कर दिया। तो मैंने वहां अपना तारुफ करवाया ये कहते हुए कि आई एम फ्रॉम गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी। और मुझे याद है कि जैसे ही सेशन खत्म हुआ, अ मैन विद लॉन्ग ग्रे हेयर, ही अप्रोच्ड मी व्हाइल ही वाज शेकिंग हैंड विद मी। उसने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, और वो कहता है कि आई नो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी बिकॉज आई हैड बीन देयर। अब अंदाजा करें कि बांग्लादेश ढाका में एक 90 साल के करीब शख्स मुझे ये बता रहा है कि आई नो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी बिकॉज आई हैड बीन देयर। प्रॉब्लली प्रॉब्लली वो इस इदारे को जानता था, पढ़ा होगा। तो इस लिहाज से मैं कहना चाह रहा हूं कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी इज द इंस्टीट्यूशन that has given the spirit of service or mission to all the institutions. और हम ये कहते हैं कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी इज मदर ऑफ स्कॉलर्स, हम्म। राइटर्स, स्पीकर्स एंड लीडर्स। और ये बात डॉक्टर एरिक ने पहले भी कही है। इस लिहाज से मैं कहता हूं कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का जो कंट्रीब्यूशन है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, और इस सिलसिले में जो मुनादी के हवाले से इट्स यूनिक। और ऐसा इदारा जहां पे हम, आप अंदाजा करें, सदियों से लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो उसी ही इदारों में खिदमत करें, वो चर्चिस को लीडरशिप मुहैया करें। और इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी
इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन, और कोर्स। इसकी खिदमत जो है ये अपनी जात में लासानी है। आप भी गुजरांवाला थियोलॉजिकल अभी सेमिनरी के। अभी डॉक्टर साहब कितने स्टूडेंट हैं हमारे सेमिनरी में? हाँ जी, मैं उधर आने लगा हूँ। तो वक्त के साथ साथ खुदा का शुक्र है कि फिर यहाँ कैंपस इसमें जहां पढ़े जन्नत नुमा माहौल, खूबसूरत लाइब्रेरी, और आजकल हमारे पास 80 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं कि सेमिनरी की तारीख में जब मैं पढ़ता था प्रॉबली 60 से ऊपर नहीं थे स्टूडेंट होते, लेकिन अब 80 प्लस हमारे वक्त में स्टूडेंट्स। 18 थे जी, जब हम ग्रेजुएट हुए हैं तो 18 ठीक थे। था। 1991 तो इसी तरह में। से मैं कह रहा हूं कि बड़ी दफा with a very heavy heart, हम्म। sometimes we have to decline the numbers, क्योंकि हम्म। हमारे पास खवातीन के लिए हॉस्टल में ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब जहां पे डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब रहते थे, ऊपर वाले हिस्से में हमने गर्ल्स हॉस्टल बनाया था। अब वो पूरा हमने गर्ल्स हॉस्टल बना दिया है, और खुदा के फजल से अब 25 फरवरी को दूसरा फेज ऑफ इंटरव्यूज, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करेंगे कि आ सके। हम्म। और 80 प्लस स्टूडेंट जो है, इट्स अ बिग नंबर इन द हिस्ट्री ऑफ जीटीएस, क्योंकि हम इससे ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते अगर हम मेरिट अकोमोडेशन की बात करें दूसरी। तो मैं कह रहा हूं कि ये दिन ब दिन लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अब बहुत से लोग सेल्फ फाइनेंस या दूसरे चर्चिज से हमारे पास आते हैं, जो पढ़ के खुदा के फजल से फिर वापस अपनी अपनी कलीसियाओं में जाके खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे हैं कि सेमिनरी के जो दौरानिया है, इतने साल हो गए सेमिनरी को। मैं जरा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ना इरा, जो उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। 1947 के बाद जो सेमिनरी है उसका ग्लोरियस टाइम था, जिसमें डॉक्टर के एल नासर, डॉक्टर इकबाल सर, प्रिंसिपल क्रिस्टी साहब, और फिर डॉक्टर आर्थर जेम्स। और जेम्स। ये वो मतलब लोग थे जिन्होंने सेमिनरी में बड़ी खिदमत की, डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो चर्च ग्रोथ है और जो कन्वर्शन है, उसमें जो पासवान वहां से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो इसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो मैं डॉक्टर एरिक साहब से ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, वेल यू आर आल्सो ओवरसीज, आप भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैं इंग्लैंड में हूँ। लेकिन हम जो देखते हैं वहाँ पे जो एक सिलसिला है पासवानों का, कि वहाँ से वो ग्रेजुएट होते हैं, फिर उनको चर्चिज में जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ से जो पासवान ग्रेजुएट होके जाते हैं, अगरचे फसल तो बहुत है और जगह भी बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे लीडर प्रस्ती का एक बहुत बड़ा जो फुकदान है, तो उसका असर जो है सेमिनरी पे भी हो रहा है, चर्च के अंदर भी हो रहा है। आप जरा इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, जो चैलेंज है, जो आप ऑब्जर्व कर, आप भी बड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तो अदारों के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, तो आप कैसा फील करते हैं इस हवाले से? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और चूंकि डॉक्टर सलीम साहब बैठे हुए हैं और गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की बात हो रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब मिशनरीज आए थोड़ा सा तो अगर आप लाउडली जरा हुए तो मैं, क्योंकि अच्छा, थोड़ा सा जब हाँ प्लीज। मिशनरीज आए और जब उन्होंने 1856 में जब सियालकोट में, जैसे मैंने बताया, मैं कंटिन्यू करूंगा एंड्रू गॉर्डन को, जी। तो 1870 तक जो है ना कोई खास फ्रूट नहीं आया, मतलब हम्म। कन्वर्जन नहीं हुई। मिशन सेंटर मौजूद था, स्कूल्स बन रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन कन्वर्जन कोई नहीं थी। और यूं 1870s के करीब जाकर जो है ना मैस मूवमेंट शुरू हुई है दित्तू की वजह से हमारे एरिया में। आपने गुरदासपुर का जिक्र किया, जॉन सी लॉरी की जो फर्स्ट कन्वर्जन है, जी। लेकिन जो मैस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, वो शुरू होती है 1870s में नारवाल के मकाम पर, पब्लिक गैदरिंग के वसीले से और जो था इवेंजलिज्म के वसीले से। उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे पूरी पूरे पूरे कबीले, चाहे वो चूड़ा बैकग्राउंड से हों, चाहे वो भील बैकग्राउंड से हों, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, जो आउटकास्ट थे, ऑल्सो। हाँ जी, वो सारे के सारे मैसेज जब आना शुरू हुई हैं, तो फिर चर्च को नीड पड़ी कि यार, क्योंकि गोरा जो साहब था वो तो लैंग्वेज से बेचारा ना बोल था, उसको जुबान भी सीखनी होती थी। तो यहां पर रोल आता है लोकल लीडर्स का, लोकल इवेंजलिज्म का, जो लोकल एजेंसीज थी उनका। और यूं जब लोकल एजेंसीज की बात आई, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ जी कि जो कम्युनिटी अब बढ़ रही है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और कम्युनिटीज बन रही हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए? क्योंकि साहब तो रहता है एडमिनिस्ट्रेटर बनकर मिशन सेंटर में और वो इदारे को रिपोर्ट करता है,
और तो नीचे कौन जाएगा? सो दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज रियलाइज कि जी हमें अब जो लोकल लीडर्स हैं उनको तैयार करना है, ताकि जो मैसेज आ रही हैं, कम्युनिटीज आ रही हैं, इनकी खिदमत कैसे की जाए, इनको क्रिश्चियन फेथ कैसे प्रैक्टिस कराया जाए। सो दैट्स द आइडिया ऑफ द थियोलॉजिकल एजुकेशन। और पहला जो स्कूल था वो सियालकोट में बना, सीटीआई। सीटीआई। और जी वहीं पर हाँ, थियोलॉजिकल एजुकेशन थी। मैं सेकुलर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं थियोलॉजिकल एजुकेशन की बात कर जी। रहा हूँ। सो वो सेंटर जब बना, लेकिन ऑटोमेटिकली जब कलीसिया फैलने लगी और जब ज्यादा जगह चाहिए थी और लोग फैलना शुरू हुए, तो फिर रियलाइज ये हुआ कि जी अब हमें जो थियोलॉजिकल सेमिनरी है इसको हमें लेकर जाना चाहिए नजदीक के किसी ऐसी जगह पर कि जहां पर हम सेमिनरी को अच्छे तरीके से मूव कर सकें और हम्म। फुल टाइम या लोग जो हैं वो खिदमत कर सकें वहां पर। सो दैट्स द आइडिया। जब सेमिनरी मूव होती है सियालकोट से गुजरांवाला के मकाम गुजरात। पर, पूरा मिशन अहाता खरीद कर जो बनाई गई, और जैसे ही आप सेमिनरी में एंटर होते हैं, पहली बिल्डिंग जो आपके इश्तिहार पे लगी हुई है, जो व्हाइट वाली बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग वो थी। जी, पुरानी बिल्डिंग। और वो पहली बिल्डिंग बनी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फिलॉसफी थी मिशनरीज की, देखें उसको समझना बड़ा जरूरी है जब तक हम सेमिनरी को आज के क्राइसिस पर जब गौर करेंगे। तो सेमिनरी जब बनी, तो ये याद रखने की जरूरत है कि देयर वर थ्री सेल्फ फार्मूला जो मिशन जो थे वो बना रहे थे। थ्री सेल्फ फार्मूला क्या था जी? कि जो चर्च होगा मिशन फील्ड के अंदर, नंबर वन, दे विल बी सेल्फ प्रोपोगेटिंग, कि जी उनको तैयार किया जाए कि सेल्फ प्रोपोगेट करें, फैलाएं कलाम को। नंबर टू, वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हों, वो अपने आप को खुद सेल्फ जो है वो उसको करें। और थ्री, सेल्फ प्रोपोगेटिंग, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, और थ्री सेल्फ सपोर्टिंग। ठीक हम्म। है जी। अच्छा, अब सेल्फ सपोर्टिंग वाला सीन जो था ना, ये हवाई बात थी, क्योंकि एक इदारा जहां पर मिशनरियों को तो तनख्वाहें मिल रही हैं, मिशनरियों को तो फंडिंग मिल रही है, मिशनरियों को तो हो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो लोकल कमेटी, जो लोकल इवेंजलिज्म बन रहे हैं, जो लोकल मुनाद बन रहे हैं, उनको भी आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। और यूं अभी तक भी जो स्टाइपन का सिलसिला, फादर सलीम साहब जानते हैं, जो अभी तक जो सिलसिला आ रहा है ना स्टाइपन देने का, वो वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि मिशन हैज फंड टू गिव देम। लेकिन तीसरी और चौथी बात जो बड़ी अहम थी, जो भूल गए मिशनरीज ऐड करना, वो था सेल्फ थियोलॉजाइजिंग। कि जी आप उनको थ्री सेल्फ तो दे रहे हैं, लेकिन वो अपना लोकली सोचेंगे कैसे, वो अपना लोकली क्रिटिक कैसे करेंगे, वो लोकली जो है चीजों को एनालिसिस कैसे करेंगे। वो कहते हैं जी इसकी आपको जरूरत नहीं, वो हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे करनी है, क्योंकि थियोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ थियोलॉजी कहां से आ रही है, प्रिंसटन थियोलॉजी, न्यू वेस्ट। वेस्टर्न वेस्ट थियोलॉजी। से। तो वो थियोलॉजी ऑलरेडी आ रही थी। उनका जी वो आपका काम नहीं है सोचना, सोचेंगे हम। हम्म। आपको सिर्फ जो दिया जाएगा ना फ्रेमवर्क, आपने उसके अंदर रह के काम करना है। और यूं, seminaries was not designed to produce theologian or thinker. हम्म। Seminary was designed to produce pastors and managers, के जो मैनेजर। मिशन प्रॉपर्टीज है, जो मिशन चर्चेज हैं, आपको सिर्फ जो कम्युनिटी दी गई है, जो आपको क्यूरिकुलम पढ़ाया जाएगा, आपने उसी के अंदर रहना है। क्यूरिकुलम डिजाइन किसने करना है? वो हमने करना है। काम कैसे करना है? वो हमने करना है। सोचना कैसे है? वो हम करेंगे। आपको सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी है, कॉपी पेस्ट करना है, एंड गो एंड सर्व, दैट्स इट। हम्म। टीएन कौन लेगा, फैसले कौन करेगा? और इसका रिजल्ट ये निकला कि ये देखें मेरे पास 1852 के अंदर ये है लाहौर कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट। आप अंदाजा करें, एडनबरा 1910 में हो रही है, एडनबरा बाद में आई है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये उससे सीखने की बड़ी। ये लाहौर कन्वेंशन, लाहौर मिशन कॉन्फ्रेंस ने बर्थ दिया है मॉडर्न मिशन कॉन्फ्रेंसेस को। हम्म, सो वी हैव अ रिच हिस्ट्री। सो ये लाहौर वो जगह थी। अब देखिएगा, रिपोर्ट ऑफ द पंजाब मिशनरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर एंड जनवरी 1862 एंड 63। ये इसकी पूरी हम्म, रिपोर्ट है। हम्म। ठीक है, पूरे 10 सेशन की। ये तो अच्छा। बड़ी खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब जो आप कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर सलीम साहब से ये कहूंगा कि एक ये जो अभी डॉक्टर एरिक साहब ने फरमाया, इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री है पंजाब की और क्रिश्चियनिटी की, और उसमें खासतौर पर सेमिनरी जो है एक अदारा है जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे स्कॉलर जो है वहां से निकले। अभी डॉक्टर साहब आप हमें बताना पसंद फरमाएंगे कि क्या चैलेंजेस हैं सेमिनरी को, जो इस वक्त आप वहां पे काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, लीडरशिप का फुकदान है। इस हवाले से आप थोड़ा सा रोशनी डालिए कि क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप और प्रिंसिपल नौशीन साहबा जो हैं वो हिसाब से सैलरी भी है। नहीं ले रहे। आप वॉलंटियर काम करें, कितने सालों से आप करें जी वॉलंटियर काम? ये 1 साल हो गया पूरा जब से क्राइसिस ओ माय शुरू गॉड। हुए हैं। तो मैं तो थोड़ा प्लीज इसके बारे में जरा आपसे। बताइए ताकि हमारे जो नाजरीन है उनको पता चल सके कि
हम शायद सोचते हैं कि सब कुछ बड़ा स्मूथली चल रहा है, बड़ा इजी है, लेकिन एक शख्स जो कि एक अदारे में काम कर रहा है या वो अदारे का सरबराह है जिसमें रेवेन्यू मशीन है, और देखिए ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक मसला है, चैलेंज है हम सब के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर सलीम साहब से इस हवाले से सुने, और कि क्या मसाइल है वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके स्कॉलरशिप के हवाले से। जब हम थे तो हमें जो 460 रुपये स्कॉलरशिप मिलते थे मैरिट को, और जो बैचलर थे उनको 260 रुपये मिलते थे। तो अभी पता नहीं मुझे कितने क्या स्कॉलरशिप है, उनको बेचारों को मिलता भी है नहीं। और नहीं जो, नहीं, जी चलो प्लीज मैं प्लीज गो अहेड। बता रहा हूँ ये चंद एक जो इंतहाई अहम चैलेंजेस जो आपको और हमें जानने की जरूरत है। वो फर्स्ट, स्कॉलरशिप। हम्म। हम इल्मियत की बात करते हैं। 2020 में मैं और डॉक्टर मकसूद कामिल हम लाहौर टेफ कॉन्फ्रेंस पे थे, और मिस फ्रीडा कैरी साहिबा हम्म। बात मेरे साथ कर रही थी। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जीटीएस is a lucky institution because there are three PhDs. There are three local PhDs, और ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा था जहां पे 3 लोकल पीएचडीज थे, डॉक्टर मकसूद कामल, डॉक्टर फरहाना नजीर एंथनी, और मैं था वहां पे। और आपको पता है कि फिर 2019 में डॉक्टर मजीद चेयरमैन बने थे इस बोर्ड के, और 2020 में हमारे क्राइसिस शुरू हो गए थे। यानी 2019 में डॉक्टर मजीद चेयरमैन बनते हैं, और 2020 में क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ ये सारे क्राइसिस निकल गए, वहां 4 फैकल्टी मेंबर जिनमें से 2 पीएचडीज जो थे वो अनफॉर्चुनेटली गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी ने लूज कर दिए। उनमें से 2 दूसरे थे। फिर 2025 तक ये सिलसिला चल रहा है कि इन 4 सालों में, 5 सालों में सिर्फ एक हमारी लोकल स्टाफ जो मिस खाशिया इमैनुअल है, वो अभी यूनियन प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी यूएसए से मास्टर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री लेके वापस लौटी है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसे भी कबूल नहीं किया जा रहा। अब हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के भी कि चैलेंजेस क्या हैं। आप अंदाजा करें कि किसी इदारे में एक टीचर को लूज करना कोई इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता, और जीटीएस ने, आप अंदाजा करें, 2 पीएचडी किए हैं। मैं आज ऑनलाइन ये चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक बोर्ड मेंबर मुझे कोई रिटर्न छोटा सा नोट दिखा दे जिसने कभी ये सोचा हो कि 2 पीएचडी लूज हमने किए हैं पिछले 4 सालों में, 5 में। क्या उसके बाद कोई आया या उनकी किसी ने फिक्र की है? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं कि कौन से क्राइसिस में ये सब कुछ हुआ, हाउ वी बिकेम पार्ट ऑफ दैट गेम, और किस तरह से सेमिनरी और जो स्टूडेंट्स हैं जीटीएस के वो यतीम हुए। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि इदारे इमारतों से नहीं चलते हैं, इदारे टीचर से चलते हैं। अगर आप संगे मरमर की इमारत बना दें और वहां पढ़ाने वाले ही नहीं है तो कैसे इदारे चलते हैं? अगर पढ़ाने वाले हो तो आप किसी दरख्त के नीचे टाट पर बैठकर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहला चैलेंज जो जीटीएस फेस कर रही है वो है अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स का। अब मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि लोग ये समझते हैं कि सेमिनरी में बड़ा पैसा आ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि 2021 के दिसंबर में एक नया एकेडमिक ब्लॉक बनना शुरू हुआ। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मजीद एबल के कि उन्होंने बड़ा इस पे इसरार किया, ये नया बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। हम कहते थे कि हमारे पास बिल्डिंग है,
वी हैव स्टिल अ वेरी ब्यूटीफुल ओल्ड जीटीएस बिल्डिंग। हमें ऑफिस डेवलप करना चाहिए। आप अंदाजा करें, 147 साल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे पास कोई छोटी सी इदारे की गाड़ी भी नहीं है। हम बड़े नॉर्मल तरीके से खुदा के फजल से खिदमत कर रहे हैं। अब बहुत से लोग मुझे भी सवाल ये करते हैं कि सेमिनरी में जी लाखों डॉलर्स आ रहे हैं, हाउ कम द फैकल्टी इज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। वो लोग नहीं समझते। और डॉक्टर मजीद भी जहां बैठते हैं वो यही बात करते हैं, जी लाखों रुपया सेमिनरी में आ रहा है, लाखों रुपया सेमिनरी में आ रहा है, लाखों डॉलर्स आ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो डॉलर कहां पे आ रहे हैं। वो पैसे आ रहे हैं नए एकेडमिक ब्लॉक के लिए आ रहे हैं। लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन कि जितने पैसे आए और आ रहे हैं वो न्यू एकेडमिक ब्लॉक के लिए आ रहे हैं। वो पैसा सेमिनरी की, अगर आप एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप मैनेजमेंट की डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं आ रहा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूं। मेरा फोन नंबर सबके पास है, कांटेक्ट है। इफ एनीवन वांट्स टू मेक मी अ पर्सनल कॉल इन दिस रिगार्ड, वो ओपनली मुझे कॉल कर सकता है। यही बात है कि हमें इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इस इश्यू को, कि पैसा नई बिल्डिंग के लिए आ रहा है, दैट इज नॉट फॉर द ऑफिस डेवलपमेंट और डॉक्टर फैकल्टी। साहब, अभी आप देखें कि जो मीडिया में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी और उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया कि जी इस अदारे में ये क्या हो रहा है, कि मतलब बड़े दुख की बात है कि वहां पर कब्जा माफिया और फिर लड़ाई झगड़े, और पिछले दिनों तो और पुलिस को भी बुला लिया गया। और अभी जो ग्लोरियस एक हम बात कर रहे थे कि चर्च का पंजाब में खास वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के, तो इसका अभी आप थोड़ा सा बताइए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज हम जो। मैं बताना चाह रहा हूं। ओके, जी प्लीज प्लीज। आप अंदाजा करें, आप ये फॉर्चुनेटली हम तीनों जीटीएस के ग्रेजुएट्स हैं जी यहाँ पे बैठे हुए। आप भी 3 साल रह के गए हैं। यू हैव सीन चेयरमैन जो यहाँ पे रहे हैं। डॉक्टर एरिक सर्वर साहब भी यहाँ के ग्रेजुएट हैं। आप अंदाजा करें कि मैं 2002 से मैंने जीटीएस में पढ़ाना शुरू कर दिया है और 5 चेयरमैन के साथ मैंने काम किया है यहाँ पे एज ए लेक्चरर और फुल टाइम स्टाफ मेंबर पे। एक चीज जिसमें डॉक्टर मजीद एबल इज वेरी मच कंफ्यूज्ड, वो है द प्रोफेशनल डिस्टेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। और जिन इदारों में प्रोफेशनल डिस्टेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट नहीं है, वो इदारे तबाह हो जाते हैं। सो डॉक्टर मजीद इज टोटली कंफ्यूज्ड इन दिस रिगार्ड कि जो बोर्ड होता है और इसमें जो चेयरमैन होता है, दैट इज अ सर्मोनियल पोजीशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर साहब चेयरमैन को जॉब ही समझ बैठते हैं। बट चेयरमैन इज नॉट अ जॉब, ये सर्मोनियल पोजीशन है जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट की, जीटीएस की रहनुमाई करना होता है। एंड हाउ डज द बोर्ड कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो है पॉलिसी मेकिंग। हाँ, जब पॉलिसी मेकिंग होती है, दे ऑलवेज फोकस ऑन द फैकल्टी डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्टिविटीज और इस तरह की चीजें होती हैं। अब जीटीएस इश्यूज कौन से फेस कर रहा है? वो ये कर रहा है डॉक्टर मजीद साहब की इंटरफेरेंस। अब जो होता है ना इदारों में, ये ट्राइएंगल होता है, यानी बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर प्रिंसिपल। बोर्ड जो होता है या चेयरमैन जो होता है, ही और शी इज ऑलवेज इन टच विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर प्रिंसिपल। जो डॉक्टर मजीद साहब कर रहे थे वो ये कि वो प्रिंसिपल साहबा को छोड़ के उन्होंने डायरेक्ट राब्ता जो है हमारे अकाउंट ऑफिस में किया हुआ था, इन ऑर्डर टू गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन that account office is not under the principal, rather that office is directly accountable to the chairman। जो सेमिनरी की तारीख में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ऐसा होता ही नहीं है। सो एक बड़ा की इशू जो जीटीएस ने फेस किया है वो ये
कि डॉक्टर साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे नीचे मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में भी स्टाफ के साथ। हमारे दो स्टाफ थे, एक अकाउंटेंट और दूसरे लाइब्रेरियन। तो सारी दुनिया को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फर्स्ट की इशू जो हमने फेस करना शुरू कर दिया, कि जब आप गवर्नेंस, जब अपने हुक्म देना होता है तो आप कहते हैं जी आई एम चेयरमैन ऑफ गवर्नेंस। इसके साथ साथ आप फिर रोजमर्रा जो डेली अफेयर्स होते हैं उनमें भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। तो एक ये की इशू था। दूसरा एक इंतहाई क्रिटिकल इशू था। 2 साल पहले या 1.5 साल पहले डॉक्टर मजीद एबल साहब ने, वो मिस सुहा कोरियन एक मिशनरी थी जिन्होंने एक 2 क्वार्टर्स को मिला के खूबसूरत घर बना लिया। उसके बाद मिसिस किरण जावेद उस घर में रही हैं। जैसे 2020 के क्राइसिस शुरू हुए, वो घर छोड़ के चले गए। 2 साल के बाद डॉक्टर मजीद एबल साहब ने बजिद हो के वो घर पे कब्जा करने की कोशिश की, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैडम नौशीन ने घर नहीं दिया। आई सैल्यूट मैडम नौशीन खान, शी रेजिस्टेड, शी रियली रेजिस्टेड। लेकिन वो चाबियां किसी तरीके से उन्होंने हमारे लाइब्रेरियन के जरिए से ली और उस घर पे कब्जा कर लिया। अब अंदाजा करें, वो चेयरमैन जो यहां रहता है आके हर वक्त आपके सर पे सवार रहता है, तो किस तरह से ये इदारे चलेंगे। बहुत तो ये अलमिया है, और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं डॉक्टर एरस साहब के, जो कि मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़े मुदब्बर हैं और बड़ी आम शख्सियत हैं, और उनका जो नॉलेज है, जो ऑब्जर्वेशन है, बड़ी ग्रां कदर है। डॉक्टर एरस साहब, आप इन तमाम हालात और वाक़यात की रोशनी में क्या सोल्यूशन आप पेश, क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं पंजाब में मसीहत के बारे में, जो मिशनरीज की खिदमात थी, जो लीडर्स थे, दे सफर्ड अ लॉट, एंड they contributed and they added the value in the lives of the people in Pakistan, particularly in Punjab। और ये जो डॉक्टर सलीम साहब ने जैसा बताया कि वहाँ पे जो लीडरशिप का जो गुनाह है और जो वहाँ पर प्रॉब्लम जो दरपेश है, आई बिलीव कि इसमें जो हमारी लीडरशिप है फ्यूचर की, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उसमें बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, उनके लिए एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक गलत हम रोल मॉडल है उनके लिए। गलत हम उनके लिए एक मॉडल जो है उनको हम पेश करें। आप जरा इस हवाले से बताएंगे कि क्या आपकी सोच है, क्योंकि आपका भी वो उस अदारे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, वहां से आपने तरबियत भी पाई है। तो डॉक्टर एरिस साहब, आप जरा इस बारे में रोशनी डालिएगा। लेकिन एज एन हिस्टोरियन एंड मिसियोलॉजिस्ट होते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टू डील विद द फ्यूचर वी समटाइम्स हैव टू डील विद द पास्ट। हम्म। क्योंकि विदाउट नोइंग योर पास्ट यू कैन नॉट गो टू योर फ्यूचर। जी जी। और इसके लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा पोस्ट पार्टीशन पे। ठीक है जी। पार्टीशन जब होती है 1947 के बाद, तो आपको पता है कि हर चीज तो यूनिफाइड थी। सेमिनरी भी यूनियन सेमिनरी थी, जैसे जी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ना, वो बंदा बांग्लादेश वाला। इट वाज अ यूनियन सेमिनरी। यूनियन सेमिनरी का मतलब ये है कि एंग्लिकन्स, ARP, प्रेस्बिटेरियंस, मेथोडिस्ट, everybody also, yeah. have to have sent their students to a union seminary। और जो बोर्ड होगा वो भी यूनिफाइड होगा डिफरेंट चर्चेस के साथ, जी। जी और जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी सारे यूनियन के जरिए से आएंगे। सो बिल्कुल। दैट वाज द आइडिया। हुआ ये कि उस दौर में पार्टीशन के बाद जाहिर है कि चर्च स्प्लिट हो गया, इंडिया जाने के लिए बॉर्डर चाहिए था और सारा कुछ था। तो उस वक्त जो था, लाहौर चर्च काउंसिल विद इंडियन जो प्रेस्बिटरी थी, जो सिनड थी पूरे ओवरऑल इंडिया के, नॉर्थ इंडिया की जो सिनड थी, अब आपका आना जाना तो नहीं हो सकता। सो रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की जो सिनड थी, दे सेपरेटेड देमसेल्फ, और इंडिया की जो सिनड थी वो सेपरेट हो गई। अब होता क्या है, हुआ ये कि हमारा जो कल्चर है वहां पर आपको पता है कि जो किसी भी इदारे के जो सरबराह होता है ना, दैट बिकम आइकॉन और द फेस ऑफ द सोसाइटी। और यूं जब पार्टीशन के बाद जो पहला फेस था चर्च का और सेमिनरी का, कौन था जी 1960s के अंदर? यू टेल मी। डॉक्टर कुंदन लाल नासिर। केलना ही से। वॉज द प्रिंसिपल। जी। ठीक है जी। तो चूंकि वो प्रिंसिपल थे, एंड ही वाज आल्सो, और जो कि प्रिंसिपल पढ़ा लिखा बंदा होता है और इन्फ्लुएंशियल होता है, सेमिनरी के जितने स्टूडेंट निकले होते हैं जो पादरी बने होते हैं, वो सारे उनको सर सलाम, क्योंकि गोरा माइंड भी है ना, ठीक है ना।
तो वो ऑफिसर है, ही इज नॉट देयर एज अ टीचर, ही इज ऑल्सो एन ऑफिसर। और ऑफिसर होने के लिए उनको कंट्रोल चाहिए चर्च के ऊपर भी। ठीक है। तो जो जो सिनड होगी उसका मॉडरेटर जो होगा वो कौन होगा, जो कि चर्च को डील करेगा। और चूंकि सेमिनरी इज द सोल ऑफ द चर्च, ठीक है, तो जो सेमिनरी की पोजीशन सीट होती है, दैट मेक दैट पर्सन सो पावरफुल कि वो अगर चाहे तो वो अपना वोट ले सकता है और वो सेमिनरी के साथ साथ चर्च को भी हेड कर सकता है। सो दैट्स व्हाट्स हैपन। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एक स्कैंडल अमेरिका में शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये कहानी अब आपको बिल्कुल लेकर जाएगी कि आज जो हम काट रहे हैं ये इसके पीछे हुआ क्या है हमारे साथ। हमारे साथ एक्चुअली हाथ क्या हुआ है, मैं जो आपको बताने लगा हूं, ठीक है, हुआ क्या है। ये जी मैं रिपोर्ट पढ़ने लगा हूं 1969 सितंबर की। हम्म। ये मेरे हाथ में है और लिखी किसने है, इंटरेस्टिंगली आप हैरान रह जाएंगे। लिखी है जी, टाइटल है जी स्कैंडल इन पाकिस्तान। मैं सिर्फ इसलिए यहां डिस्क्लोज कर रहा हूं कि अब वो सारे लोग मर चुके हैं तो तो इसलिए ये डिस्क्लोज होना बनता है। और वैसे भी 50 साल के बाद लाइब्रेरीज भी जो है वो आर्काइव खोल देती हैं पब्लिक के लिए। ठीक है जी। या अच्छा जी, दिस वाज फॉर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, पब्लिक के लिए नहीं था ये। ठीक है। और टाइटल क्या है इसका, स्कैंडल इन पाकिस्तान। और मैं क्या पढ़ने लगा जी, मैंने नहीं लिखी, बाद में जो लोग मुझे गालियां निकालेंगे ना, मैं पहले से बता दूं ये मैंने नहीं लिखी, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस देने लगा हूं। ठीक है जी। What Carl McIntyre and the International Council of Christian Churches are doing in West Pakistan, हमारा जो पाकिस्तान है, ठीक है जी, बाय किसने लिखी है जी, रेवरेंड जे जी मीडोक्रॉफ्ट, या न्यूजीलैंड चर्च मिशनरी सोसाइटी। ही वाज द प्रिंसिपल और द एडमिनिस्ट्रेटर और द डीन ऑफ द जीटीएस इन या 1960s। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं पूरी रिपोर्ट पे नहीं जा रहा, मैं अब आपको जाने लगा हूं कि असल मर्ज है कहां पर हमारा। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि ओदी मां नु फड़ो चोर नु नहीं, चोर दी मां नु फड़ो। ठीक है। तो हमारे जो क्राइसिस हैं, जो प्रोडक्शन है, दिस इज इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड कैसे हुई है, कार्ल मैकंटायर साहब ने क्या किया जनाब, उनका फड्डा हो गया यहाँ पर अमेरिकन पीसी जो प्रेस्बिटेरियन चर्चेस थे, उन्होंने कहा जी मैं अपनी कौंसिल अलग बनाने लगा हूं, मैं आपके साथ हूं ही नहीं। मैं चूंकि आपके साथ नहीं हूं, मेरे जितने रिसोर्सेस हैं, मेरे पास जितना पैसा है, मेरे साथ जितने चर्चेज हैं, हम लोग फंड रेज करेंगे। और पाकिस्तान, याद रखिएगा, राइट आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान वाज अ सो पावरफुल मिशन फील्ड। जैसे मैंने पहले बताया है, 40 to 50% मिशनरी गोरा जो पढ़ के आ रहा है ना, उसका टारगेट कहां पर है, इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। सो जीटीएस और प्रेस्बिटेरियन चर्च इन पाकिस्तान वाज द की, सरखील था ये मिशन के अंदर। जैसे मैंने आपको ये रिपोर्ट भी पढ़ के सुनाई है 1868-67 की। ठीक है जी। हुआ क्या है, हुआ ये है, मैकंटायर साहब को चाहिए पाकिस्तान के अंदर वोट और सपोर्ट, ताकि वो फॉरेन मिशन को कंट्रोल कर सकें। अब जो मकामी जो सेमिनरी है और जो चर्च है, दे आर विद द यूनियन सेमिनरी, विद द पार्ट ऑफ द लार्जर प्रेस्बिटेरियंस, जिनके मैकलेंटायर क्या हो गया है, खिलाफ हो चुका है। और यूं दे थ्रो अ मनी इन पाकिस्तान और कहा जी कि आप लोग अपनी सिनड अलग बनाएं, ताकि मेरा जो मिशन, फॉरेन मिशन के अंदर जो मेरा काम है, वो मेरे हाथ में आए। और यूं पहली रिपोर्ट आती है जिसको कि प्रेस्बिटेरियन हिस्टोरिकल सोसाइटी के एक मिशनरी जिसने रिपोर्ट लिखी है, ये ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। जस्ट राइट डाउन बैटल ऑफ द पसरूर, आप बैटल ऑफ द पसरूर लिखिए और आपके सामने इंटरनेट पर रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। और वो क्या हुआ, 1968 के अंदर पहली बार डॉक्टर के एल नासर साहब ने मैकलेंटायर, कार्ल मैकलेंटायर की फंडिंग के जरिए से चर्च को स्प्लिट किया। सेमिनरी अलग होती है, चर्च अलग होता है, और प्रॉपर्टियां बिकनी शुरू होती हैं। तो ये पहला हल्ला है जो चर्च पे बोया गया। सेमिनरी अलग होती है और चर्च स्प्लिट होता है। और यूं आप कैरी ऑन करते हैं, 68 के बाद आप देखेंगे कि जो स्ट्रगल शुरू हुई, स्ट्रगल ये शुरू हुई कि जो भी शख्स सेमिनरी का प्रिंसिपल होगा, अगर वो चर्च को कंट्रोल नहीं कर सकता तो प्रिंसिपल बेकार है। और यूं अकेडमिक इदारे को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो रिजल्ट ये हुआ, मैं गलती ना करूं तो आप मुझसे सीनियर भी हैं और डॉक्टर साहब वहां बैठे हैं सेमिनरी के अंदर, मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर के एल नासर साहब के बाद प्रिंसिपल साहब आते हैं, कौन आते हैं जी, इकबाल निसार साहब। बस सर। साथ साथ वाज या मॉडरेटर आल्सो। या ठीक है जी।
आप देखेंगे, अब एक पैटर्न आप देखिएगा, अब ये 50 सालों तक एक ही सेम पैटर्न चलेगा। प्रिंसिपल, मॉडरेटर, इकबाल निसार साहब की, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, डॉक्टर इकबाल निसार साहब वाज अ विजनरी पर्सन। डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब को प्रिंसटन भेजने के लिए टीएचएम करने वाले इकबाल निसार, डॉक्टर असलम जियाई को पिट्सबर्ग भेजने वाले इकबाल निसार साहब, अपने आप को उन्होंने एनरोल किया, मतलब ही वाज वॉट एवर उनके पास जो मकसूद भी कामिल था। साहब को भी उन्होंने भेजा। लेकिन उन्होंने एक अकेडमिक विजन रखा कि यार हमारी फैकल्टी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जी। ठीक है ना? अच्छा। लेकिन साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था वो भी चलता रहा, और यूं आप देखेंगे कि मैं खुद और आप भी खुद डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब के आने तक जाने तक भी जो सेमिनरी की एकेडमिक सीट है और चर्च की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है वो एक ही बंदे के पास रही है। हम्म। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, हमारे जितने ये लीडर थे ये बड़ी जल्दी उम्र से गुजर गए। दे रैन वेरी फास्ट, उनकी हालत और उनको बर्न आउट हो गए, एंड दे पास्ड अवे अर्ली। व्हाई? बिकॉज उन लोगों ने दोनों की दोनों जो एनर्जीज थी वो एक जगह रखी, एंड दैट्स टुक अवे देयर लाइफ तो आपकी अब्रप्टली। गुफ्तगू से मैं ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि जो मॉडरेटर हैं चर्च के, और दिस इज द प्रैक्टिस बिकॉज आई एम इन द प्रेस्बिटेरियन चर्च, यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च जो है, दिस इज यूनियन ऑफ द प्रेस्बिटेरियन एंड द कांग्रेगेशनलिस्ट। तो यहाँ पर जो मॉडरेटर हैं जनरल असेंबली के, उनका सेमिनरीज के साथ, बाइबल कॉलेजेस के साथ डायरेक्टली कोई उनका ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो प्रिंसिपल जो है वो जाने, एकेडमिक जो सिस्टम है सारा उनके पास है। तो जो कुछ भी अभी मैं समझता हूँ कि क्राइसिस में से जो सेमिनरी गुजर रही है, चर्च गुजरा है बल्कि, उसमें जैसे आपने बताया को एनर्जी जो है वो दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाती है और वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि टाइम हो हाँ गया जी। और हम इसको सोल्यूशन, मैं सिर्फ एक आपने और जो सवाल सिटिंग में। किया था ना भाई साहब, मैं जी उसका जी, सोल्यूशन प्लीज बता रहा हूँ प्लीज गो हैड। शॉर्टली। जी जी। शॉर्टली ये है कि जिन साहब का नाम लिया इन्होंने, मजीद एबल साहब, मेरी उनके साथ 2-3 बार सिटिंग भी हुई है, बातचीत हुई है, अमेरिका भी जब आए, जब मेरी पीएचडी हुई है, मुझे उन्होंने अप्रोच भी किया कि मैं सेमिनरी के साथ इंगेज हूँ, और मैं उससे पहले इंगेज था। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमें क्या करना होगा कि ये जो कंफ्यूज लोग बैठे हुए हैं इनको मैं कहूंगा दे आर क्रिमिनल अंडर कवर, दे आर क्रिमिनल अंडर कॉलर, बाय द वे दैट्स अ सॉन्ग ऑफ द, वो था उनका, दे आर क्रिमिनल अंडर कॉलर। और ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल है, और मुझे नहीं पता कि डॉक्टर सलीम साहब बताएंगे, मैं खुद भी यहाँ पीएचडी की है, तो मेरा एकेडमिक वर्क है, हमारी हालत खराब हो जाती है जब हमें लिखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, एक ही काम ढंग से नहीं होता। तो ये पता नहीं किस किस्म के डॉक्टर हैं, ना कोई इनका एकेडमिक वर्क है, ना कोई इनका जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ना कोई कोई पब्लिश वर्क है, ना किसी कन्वेंशन पे, ना किसी स्पीकर पे। तो मुझे नहीं पता ये काय के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर सलीम साहब की बातों से मुझे लगता है कि ये सिर्फ डॉलर डॉक्टर हैं, इनको इनको सिर्फ डॉलर चाहिए, बाकी इनको कोई पता नहीं कि चर्च कैसे चलाना है। और ये जो डॉक्टर हैं फैकल्टी को फारग करने के। ओके जी, तो जो सोल्यूशन है ना कोई भी डॉक्टर पढ़ाने साहब, वाला वो बस सेमिनरी से निकल जाए बस। सो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि ही स्केर्ड फ्रॉम द एकेडमिक। जो स्कॉलर्स की जो स्पिरिट है वो इनकी डीमंस को प्रॉब्लम में ले आती है, इनके अंदर जो डीमंस हैं वो पढ़े लिखे बंदे की वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसकी वजह वजह ये है। पहली बात तो ये है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसको एकेडमिक रन करें, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव या उसको मिस्त्री माइंड रन हम्म। ना या करे। जो मिस्त्री माइंड है जिसने बिल्डिंगें बनानी है, डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा है कि सोल ऑफ द सेमिनरी इज द फैकल्टी, द स्कॉलर्स। यस यस। तो आप सेमिनरी को स्कॉलर्स के हाथ में लें, सेमिनरी के बोर्ड से लेकर, सेमिनरी की फैकल्टी से लेकर, सेमिनरी के विजिटिंग स्कॉलर से लेकर, सेमिनरी के स्टूडेंट से लेकर, एवरीथिंग शुड बी अंडर द एकेडमिक विजन। जो उसका काम है वो करने दें। बिल्कुल। तो ये मेरा मैं डॉक्टर मशवरा है। साहब माजूद चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो गया, और मैं सिर्फ इस सारी गुफ्तगू से और आज की सारी सिटिंग से ये निचोड़ निकालता हूँ इस बात के कि देखिए, जो चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है या चर्च ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब में उसका बहुत बड़ा काम रहा है, बड़ी खिदमात हैं, और उसमें जो सेमिनरी है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसका बहुत अहम किरदार है। तो इस हवाले से मैं ये चाहता हूं कि हम बड़ा सीरियसली इस बात को लें। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और एक सिटिंग में तो ये सब बातें नहीं हो पाती, लेकिन मैं जब क्रिश्चियनिटी इन पंजाब की हम जब बात करते हैं, पंजाब में जो मसीहत है, तो हमें इस अदारे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, इस अदारे के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी पेनफुल कि अभी, मतलब आप देखिए, जब से हम सेमिनरी में थे उस वक्त से लेकर अभी तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनमें से सेमिनरी नहीं निकल पाई, और सेमिनरी के नाम पर जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं और उसको अब्यूज कर रहे हैं फंड्स को,
और नाम लिया जा रहा है। और मुझे तो सुन के हैरानी हुई है। और डॉक्टर सलीम साहब ने जो फरमाया है कि वो और रेवरेंड नौशीन साहबा जो हैं, वो और पिछले एक एक साल से उन्होंने सैलरी नहीं तीसरी ली। जी जी प्रोफेसर सलीम है, साहब, प्लीज प्लीज। मिस खाशिया इमैनुअल। जी She started teaching at GTS from last June, और वो सुपरवाइज कर रही थी तीसरे सुपर। अंटिल नाउ शी हैज गॉट ओनली वन सैलरी, मतलब वो भी सेक्रीफाइस कर रही है। जी। इसलिए मैं इस शो का शुक्रगुजार हूं कि हमें ये मौका मिला है कि हम बता सके दुनिया को कि जो कुछ बताया जा रहा है उसके बिल्कुल बरअक्स है। हम्म। वैसे सेमिनरी की डेवलपमेंट जो है वो ऑफिस, वो फैकल्टी होती है, और खुदा का शुक्र है कि वी आर कमिटेड हियर, कि हम कहते हैं जी कि वी आर नॉट स्लेव। हम अगर ये नहीं क्योंकि हमारे लिए फंड रेज करता है और बस वो हमारी गर्दन पे गुलामी का जुआ रखते, हम कमिटेड लोग हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हम खुदा के फजल से पढ़ाएंगे किसी भी शख्स की गुलामी किए बगैर। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज जो है वो हमारे नाज़रीन को देना चाहते हो? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो बड़े टैलेंटेड गिफ्टेड किस्म के जो लीडर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। एलिया अच्छा, मैसी साहब, जो कि डॉक्टर एलिया मैसी, उन्होंने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। मकसूद उमीद साहब हैं, नदीम गौरी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूनुस सरदार साहब। अभी मैं सबके नाम नहीं ले सकता टाइम की कमी के बायस। लेकिन आप क्या मैसेज जो है वो मैं ना तमाम। एक छोटा सा वाकया बताना जी चाह रहा हूँ। जी जी। ये जो मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर मजीद साहब करते क्या हैं, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में आपने मीडिया पे सुना है, जो जिस दिन डॉक्टर मजीद और उसके साथी डॉक्टर मकसूद कामल वाले घर पे हमला करने आए हैं, कुछ लोग पीछे चले गए, कुछ आगे ताकि ताला तोड़ के अंदर जा सके। उस दिन कश्मकश में आपने चंद एक जुमले सुने हैं मेरे बारे में, तस्लीम यू आर टर्मिनेटेड, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑनलाइन। ये जनवरी 4 को जो डॉक्टर मजीद कामल साहब ने डॉक्टर मजीद ने मीटिंग कॉल की, उससे पहले 2 को मैडम नौशीन साहबा ने बोर्ड मीटिंग कॉल की, जिसमें डॉक्टर मजीद की सारी करप्शन, सारी ऑडिट रिपोर्ट, जाली रिसीव जो इन्होंने छिपवाई थी, और सारी चीजें रख के इनकी माइक्रो मैनेजमेंट पे इंटरफेरेंस के तनाजुर में इन्हें बरतरफ किया गया। 4 को इन्होंने मीटिंग कॉल की और मैडम नौशीन साहबा को इन्होंने अपनी तरफ से टर्मिनेट कर दिया। लेकिन आपने नोट किया है कि 1 हफ्ते तक मेरा नाम भी नहीं था आ रहा। वो मीडिया पे भी कह रहे थे जी मैडम जी टर्मिनेट हो गए हैं, पुलिस स्टेशन हम गए हैं सीपीओ साहब के सामने, वो भी कह रहे जी टर्मिनेट हो गया मैडम। अनफॉर्चुनेटली कि 1 हफ्ते के बाद अदालत से कागज निकले और मुझे वकील कहता है डॉक्टर सलीम कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा जी क्या हो गया? वो कहते हैं जी आप भी टर्मिनेट है। मैंने फिर 6 बोर्ड मेंबर्स की रिकॉर्डिंग अपने पास रखी हुई है। मैंने फौरन उनको कॉल की कि जी आपने मुझे भी टर्मिनेट किया है। मैं आपको ऑनलाइन ये सुना भी सकता हूं यहां पे। तो मैंने कहा जी आपने मुझे भी टर्मिनेट कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमने आपको टर्मिनेट बिल्कुल नहीं किया, आपका ना तो बोर्ड मीटिंग में कोई जिक्र हुआ है और ना ही कोई आपका इश्यू था। अब किया क्या है डॉक्टर मजीद ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी नेचर जो है ना वो अजीबो गरीब है। उन्होंने मीटिंग के बाद 1 मिनट लिख दिया पादरी आरफ सराज साहब के साथ मिलके उन्हीं के घर में, यदि मैडम को तो कर दिया हमने अपने कागजों में, सलीम का भी लिख ही दे। दैट्स हाउ ही टर्मिनेटेड मी इन हिज ड्रीम। मीटिंग के बाद तो मैं बड़ी जल्दी जाऊंगा अदालत में ये प्रूव लेके कि ये बोर्ड मेंबर्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है, दूसरे एविडेंस इसमें मेरे पास हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूं, मैसेज ये देना चाह रहा हूं, जिस इदारे का चेयरमैन करप्ट हो, जिसे फैकल्टी की कदरों कीमत नहीं है, जो सिर्फ इसलिए किसी को टर्मिनेट अपने कागजों में कर देता है कि कोई उसको सल्यूट नहीं कर रहा, कोई उठ के उसको सुबह ये नहीं कह रहा चेयरमैन साहब गुड मॉर्निंग, बेड पे जाने से पहले ये नहीं कह रहा चेयरमैन साहब गुड नाइट, वो उसकी नजर में कुछ भी नहीं है। तो मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूं पूरी दुनिया को कि मेहरबानी करके जीटीएस के लिए दुआ करें। जीटीएस 147 सालों से मुल्क पाकिस्तान के इदारों की
और बैन अवी सतह पर जहां कहीं भी मसीही हैं, उर्दू या पंजाबी बोलने वाले, उन तमाम इदारों और चर्चिस की खिदमत कर रहा है। अब अगर डॉक्टर मजीद साहब ये समझते हैं कि 2019 में वो चेयरमैन बन के तो वो इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं, उनके बगैर जीटीएस चल नहीं सकता, तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि ये खुदा का इदारा है, ये चलते रहना है, और ये खुदा के फजल से हम नहीं भी होंगे तो ये इदारा चलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने डॉक्टर आर्थर जेम्स को देखा है, मैंने पांव दबाए हुए हैं डॉक्टर इकबाल साहब के, चूंकि मैं डॉक्टर जैद साहब के पास रहता था। आज ना डॉक्टर इकबाल साहब है, ना डॉक्टर आर्थर है, ना डॉक्टर असलम जैनी है। आज हम बैठे हुए हैं, और खुदा करे कि ये इदारा चलता रहे। जब हमारी खिदमत खत्म हो हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि ये इदारा हमेशा चलता रहे। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से ये मिन्नत और दरख्वास्त करता हूं कि आप सेमिनरी के लिए दुआ करें, इसको अपनी दुआओं में याद रखें, और फाइनेंशियली भी जीटीएस को बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने सिर्फ ये पादरी नोबल सैमुअल साहब से ये कहा था कि वी आर फेसिंग चैलेंजेस, और बड़ी हिम्मत से हम कर रहे हैं। हमने प्रॉमिस किया है कि जब तक ऑफिस में पैसे नहीं आते, वी आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल पेनी, और हम 1 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी के साथ हम ये सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत आपने दुख के साथ और बड़े पेन के साथ आपने ये जो मसाइल हैं वो आपने हमारे साथ बांटे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम बहन भाई जो कि ओवरसीज बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका में, कनाडा में और पाकिस्तान में भी, तो आप सबकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन मसाइल को सामने रखते हुए आप इस अदारे के लिए दुआ करें। और खासतौर पर मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियली आप सेमिनरी की सपोर्ट करें, और अपने फंड्स जो हैं, जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आप सेमिनरी को भेजें, और किसी भी इंफरादी तौर पर शख्स को आप वो फंड्स ना दें, बल्कि आप सेमिनरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, इस अदारे की बेहतरी के लिए आप जरूर सामने आएं और अपनी खिदमात जो हैं वो आप पेश करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड एरिक सर्विस साहब का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और उन्होंने इस तमाम मसले को सामने रखते हुए और सारी हिस्ट्री को सामने रखते हुए कि पंजाब में जो मसीहत की जो हिस्ट्री है वो कितनी खूबसूरत है। और हम जो अभी इस कॉन्टेम्प्रेरी दौर में जो हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे सामने जो मसाइल हैं, अगर हम इनको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इनका हल नहीं सोचेंगे, तो फिर हम एक हिस्ट्री बन के रह जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सीरियसली इन मसाइल को लें और उनके लिए दुआ करें, और खुदा उनका शुक्र अदा करें उन मिशनरीज के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने नामुनासिब हालात में, मुश्किलात में उन्होंने खुदाम की खिदमत की, और खुदावन ने उनके खिदमत के वसीले से हम जैसे लोगों को खुदावन ने खड़ा किया ताकि हम खुदाम की खिदमत कर सकें। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। तो मैं दुआ गो हूँ सेमिनरी के लिए, सेमिनरी के स्टूडेंट्स के लिए, उसके प्रिंसिपल के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए, बाकी जितने भी वहाँ पे लोग पढ़ाते हैं उन सब के लिए। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें और खुदा की शुक्रगुजारी करें, और इन तमाम मसाइल को हम खुदा के सामने रखें कि खुदा इन तमाम मसाइल में इनकी मदद फासले निगहबानी करें। और वो तमाम बहन भाई जिस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे भी ये वीडियो मौजूद होगी। इसके बाद हमारा जो चैनल है 24/7 ये चैनल अवेलेबल है, बाइबल टीवी ग्लोबल, उस पे ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसको हम प्ले करेंगे। तो आप ज़रूर इस बात को महसूस करें, जिम्मेदारी को, ये एक हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पाकिस्तान की कलीसिया के लिए काम कर सकें। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वहाँ पे सेकुलर वर्ल्ड में, पॉलिटिकल अरीना में, बहुत दफा हम उनको कॉपी करते हैं कि जो जी वो खाया पिया और दौड़ गए तो हम भी खा पी के दौड़ जाएंगे, और कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। खुदावन का हाथ जो है वो छोटा नहीं है। तो आप अगर कुछ भी करेंगे तो आप ये मत सोचें कि खुदावन जो है वो अगर प्यार करने वाला तो एक जज भी है, तो वो मुनसफ भी है। तो जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के सारे प्रोग्राम के लिए, और खुदा के इन खादमों के लिए, इनकी खिदमत के लिए, और उन तमाम मिशनरीज के लिए जिन्होंने पंजाब में खिदमत की,
बरसगीर पाक व हिंद में खिदमत की। हम तमाम कलीसियाओं के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू नामुमकिन का खुदा है। खुदावन, हम इस वक्त कलीसिया पाकिस्तान को, कलीसिया हिंद को है खुदावन आपके सामने रखते हैं। जो भी वहाँ पे खुदावन मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम आपके सामने लाते हैं और आपकी बरकत चाहते हैं। कुदूस पाक खुदा, हम उन तमाम मिशनरीज के लिए, तमाम पासबानों के लिए, अदारों के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। खासतौर पर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए, हम अपनी बहन नौशीन खान के लिए, और तेरे खादम खुदा पाक खुदा रेवरेंड सलीम साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, जो भी लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। और दुआ करते हैं कि आपके फरिश्तों का पहरा उस अदारे के चौगिर्द रहे, ताकि कोई भी शैतानी कुव्वत वहाँ पर दाखिल होने ना पाए। उन तमाम लीडर्स के लिए जो कि सेल्फिशनेस का शिकार है, खुदा उन खुद गर्जी है, उनके दिलों में लालच है, तमा है, खुदा उन उनको खुद तंबीर मलामत कर। और है प्यार खुदा उन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम रेवरेंड एरिक साहब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, उनके खानदान के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। और दुआ करते हैं हम सबको तो हमेशा अपनी पनाह में लिए रहे। और जितने लोग भी पाक खुदा से होकर इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के कादर नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो मेरे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत तो जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू आप दोनों थैंक यू वेरी खातों मच के फातिह लिए। साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एरिक साहब एंड डॉक्टर सलीम साहब। खुदा उन आपको बरकत दे। और आप को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं और लोग आपसे प्यार करते हैं। और हम आपको और आपकी सारी टीम को, और खासतौर पर खुदाम की खादमा रेवरेंड नौशीन खान साहबा को हम सलूट पेश करते हैं। कितने क्राइसिस में वो इस काम को लेकर आप बढ़ी हुई हैं आगे। तो खुदावन आप सबके साथ हो, और तमाम सेमिनरी स्टूडेंट्स के लिए भी हम दुआगो हैं कि जो एक कॉलिंग के साथ, एक बुलाहट के साथ उस अदारे में आए हैं, तो खुदा उनकी उस खिदमत को कामयाब करे, और वो कामयाबी के साथ वहां से इस काम को, अपनी तरबियत को पाकर, तो खुदा उनका काम कर सके। फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, खुदा उनको बरकत दे। कल सुबह रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगे, और बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है कि एवेंजलिज्म जो है, हमें इनवर्ड और आउटवर्ड जो वर्ड है, हमें अपने अंदर भी, अपनी जो चार दीवारी है उसके अंदर भी हमें इवेंजलिज्म करने की जरूरत है, और बाहर भी हमें इवेंजलिज्म करने की जरूरत। सबसे पहले है कि हम अपने आप को इवेंजलाइज करें। और जो कुछ भी हमने मसाइल सुने हैं, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम ये सोचेंगे जी मैं बहुत बड़ा कोई लीडर बन गया हूँ, और मेरे नीचे 300-400 पासवान जो हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, इफ यू नॉट एडिंग द वैल्यू इन द लाइफ ऑफ द पीपल, इन द लाइफ ऑफ द चर्च, यू आर रबिश, आप कुछ भी नहीं है। इफ यू आर नॉट लिविंग द लेगेसी। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा उन तमाम जो चर्च लीडर्स हैं, चाहे वो मॉडरेटर हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ भी हैं, खुदा उनको ये तौफीक दे के दे शुड लीव द गुड लेगेसी। अभी हम बात कर रहे थे रॉरी की और ऐसे पासवानों के जिन्होंने वहां पे इतने नामना सबरात में, विलियम कैरी हैं जिन्होंने खिदमत की। तो आज लोग उनको याद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो और लोग आपको याद रखें, आपके खानदान को इज्जत दें, तो फिर आपको बड़े संजीदगी के साथ इस बात को सोचने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है कि उनका पेट उनका खुदा है। तो प्लीज इस बात को सोचें। खुदावन ने आपको मजबला पर से उठाया है, खुदावन ने आपको इज्जत दी है, तो खुदावन के लिए, उसके घर के लिए आप गैरत रखें, क्योंकि उसको बड़ी गैरत है अपने घर की। तो अगर आप इस गैरत को नहीं रखेंगे, तो फिर खुदावन आपके चिरागदान को आपकी जगह से हटा देगा। खुदावन आपको बरकत दे। मुझे और पादरी डॉक्टर एरिक साहब को, पादरी रेवरेंड डॉक्टर सलीम साहब को इजाजत दीजिए। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।